स्ट्रक्चर कभी सही नहीं होगा। कितना भी होम्योपैथिक इलाज करवा लो कभी सही नहीं होता है। आपको लौट के मेरे पास ऑपरेशन के लिए आना ही पड़ेगा। आप झूठ मूठ में होम्योपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, किडनी आपकी ख़राब हो जाएगी। दोबारा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। आपके पेट में फिर दोबारा नली लगा दी जाएगी जिसकी वजह से आपका यूरिन निकल पाए, नीचे का रास्ता चौक हो जाएगा। इस तरह के ढेर सारी चीज़ें आपने सुन रखी होंगी स्ट्रक्चर के बारे में ढेर सारे लोगों से। और यहाँ तक कि बिना ऑपरेशन के सही नहीं होगा, ये भी बात सही है। तो इस तरह की ढेर सारी बातें आजकल की डेट में सोसाइटी में होती हैं। वीडियो का एम और ऑब्जेक्टिव समझिएगा। जब तक पेशेंट ना बोले मैं ठीक हूँ तब तक मैं मानूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन पेशेंट की स्टोरी पे फेथ करिए। ये वीडियो ट्रू टेस्टिमनी है जो कि विदाउट एनी एडिटिंग पोस्ट की जाएगी, ये बात बताने के लिए कि जब आप बिलीव करते हैं किसी डॉक्टर के ऊपर तो वो कितना किस हद तक आपकी रिकवरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक आदमी जब इस बीमारी से सफ़र करता है उसका मॉरल कितना डाउन हो जाता है, मतलब मेंटल लेवल पे वो आदमी कितना परेशान रहता है कि नौकरी यदि मिली हो तो नौकरी की खुशी नहीं, और ज़िंदगी जो चल रही है उसमें भी कोई ऐसा रंग नहीं जिसकी वजह से आदमी ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को मॉरल अप कर सके कि हम सब कुछ सही कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। इसी तरह की उम्मीदों से, टूटे हुए उम्मीदों से लोग होम्योपैथिक इलाज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट नोट इन बाबू से भी सुनेंगे। अच्छा, फेस किसी का रिवील करना नहीं होता, ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। और नाम भी मैं पेशेंट का नहीं बताऊंगा, ठीक है, बस इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप मेरे पास आए थे बेटा तो कितनी जगह से इलाज करवा के आए थे? सर मैं मतलब एलोपैथ में सर कोई जगह वो अंग्रेजी दवा कोई बची नहीं थी सर, सबके लगभग वहाँ कितने नंबर ऑफ यूरो सर्जन मतलब कितने लोगों के चार मिले थे? पाँच चार पाँच लोग चार थे सर। पांच और इसके अलावा आपने होम्योपैथिक भी इलाज लिया था? होम्योपैथिक जी सर। और वो भी होम्योपैथिक इलाज छोटे मोटे डॉक्टर से नहीं भाई, एनआईएच के बहुत बड़े डॉक्टर साहब हमारे शहर के, उनके यहाँ से लेके आए थे। ऐसे इलाज के बाद से पेशेंट का मॉरल डाउन होना तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी। जब भी मेरे पास आए थे तो उन्होंने हमसे बोला था, आज भी मुझे फर्स्ट इंसिडेंट से याद है कि सर सब कुछ करके थक गया, एक बार आपको भी देख लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद नहीं अंदर से कि ठीक होगा कि नहीं होगा। जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, 4 जून की यूरिन फ्लो की चार्ट है जिसमें आपको एवरेज यूरिन फ्लो 5.69 ml पर सेकेंड नजर आएगा। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा। पहले प्रिस्क्रिप्शन में 4.13 पे आ गया, फिर 6.0, 5.6 चलता रहा सिलसिला, 5.7, 5.8, 4.9, 5.2, यानी कि 5 और 6 के बीच में हम लंबे समय तक लटके रहे। उसके बाद एक समय आया जब वास्तव में ये है जून का समय। यस सर। जून में जून में अचानक 5.3 से हम लोग जंप करके आ गए सीधे 13.9। 13.49। बेटा उस समय अचानक क्या हुआ था जिससे इतना अच्छा इंप्रूव हो गया? सर वो अचानक मतलब दूसरे दिन अचानक जिस दिन मैं दवा आपके आया दिखाने, दिखा के फिर मैं गया तो फिर आपने जो दवा दी थी वो दवा मैंने खाई। हम्म। उस दिन तो ठीक रहा। हम्म। अगले दिन मतलब अचानक से यूरिन बंद हो होल्ड हो गई। ठीक है। बूंद बूंद करके होने लगी और ठीक दर्द है। हो रही थी बहुत, मतलब वो पहले एक बार और यूरिन मेरा ऐसे होल्ड हुआ था। ठीक है। उस तरह से वो कंडीशन हो गई। हम्म। फिर मैं जस्ट बगल में जाके अपना वो डायलेशन कराया, हम्म। कैथेटर डाले तो मतलब इजीली चला भी गया। हम्म। कोई दिक्कत नहीं हुई। जो हम्म। पहले हार्डनेस होती थी मतलब हम्म। अंदर चुभन टाइप से लगता था कि कुछ फंसा हुआ है, हम्म। वैसे नहीं हुआ, आराम से इजीली चला गया। लेकिन उस दिन सही रहा फ्लो। हम्म। अगले दिन सर 2 बजे के आसपास मुझे अंदर से इतना प्रेशर हुआ, हम्म। मतलब यूरिन तो जैसे मतलब आपसे बताया भी था सर हम्म। कि यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तेज लग रही है। बार बार लग रही हाँ है। नहीं, बार बार नहीं लग रही है सर, जब रोक लग नहीं रही पा रहे रोक नहीं पा रहे हैं। थे। तो वही चीज हुई, इतना तेज हुआ। उसके बाद फिर मैं जब गया तो फिर अंदर से थोड़ा सा यूरिन हुआ। हम्म। उसके बाद अंदर से इतना तेज चुभन और जलन और दर्द के साथ वो सारा निकला। और स्लज निकलने, निकला हाँ खूब ढेर वो सब सारा। निकला सर उसको। तो मैंने उसमें कलेक्ट कर लिया। हम्म। और उसके बाद से अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल फोटो हो होगी ना बेटा आपके गया। पास? हाँ सर फोटो है। दिखाना। उसके बाद अगले दिन से सर सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। जी। ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलती है, ये सेडिमेंट्स हैं जो आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप, दिस वन, ठीक है, ये सेडिमेंट्स अचानक निकलते हैं, ठीक है। ऐसी दिक्कत बाकी लोगों के साथ भी आ सकती है। और यही वो समय होता है जब मॉरल आदमी का डाउन हो जाता है, अब तो रुकने वाली, अब हम क्या करेंगे। खैर, फिर से ध्यान से समझिएगा। मेडिकल इमरजेंसीज में जब भी कभी यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो डायलेशन करवा सकते हैं, सीआईसी कर सकते हैं, ये अलाउड है सारे पेशेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी उतना होने के बावजूद भी जिस समय सीआईसी किया गया उस समय तुरंत आराम नहीं मिला, उसके बाद उसके नेक्स्ट ढेर सारा स्लज यूरिन के रास्ते निकलता है और अचानक एवरेज यूरिन फ्लो पहुंच जाती है 13.49। लेकिन सेडिमेंटेशन रुकता नहीं है, ऐसा नहीं। ये वो समय था जब मेडिसिन और यूरेथ्रा में जो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये दोनों पैरेलल चल रहे थे। मेडिसिन निकालने की कोशिश करी, अंदर स्कार टिश्यू दोबारा डेवलप हो रहा था।
इसीलिए 13.49 से फिर 9.9 पे आए हम। 11.5 ml, 12, 14 इसके बीच में चलते रहे हम लोग और फिर एक समय आया जब 1507 को 4.16 पे आ गए। यानी कि ये वो समय था, फिर एक बड़ा स्कार टिश्यू निकलने को तैयार बैठा और उसने रास्ते को फिर ऑब्स्ट्रक्ट किया। ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद फिर डायलेशन करवाना पड़ा और डायलेशन करवाने के बाद भी अगले दिन तक दिक्कत बनी रही। नहीं सर, डायलेशन के बाद तो सही था, यूरिन थोड़ा हो यूरिन रहा सही था, हो हाँ, गया, ठीक है। लेकिन वही 2 बजे जब हुआ तो इतना तेज अंदर से चुभन और जलन में फिर वही दर्द के सिम्टम साथ, फिर आने वाले हाँ हुए, वही ठीक हो है ना। गया, लेकिन वो सारा निकल गया फिर उसी दोबारा समय, स्लज बाहर निकला और फिर उसका बाद आराम मिल गया। अब आराम मिल इन गया सारी सर। चीज़ों का मतलब समझिएगा, ये प्रोसेस 2 बार हो चुका, तीसरी बार एक बार और होगा। और तीसरी की बार के बाद से फिर हम दोबारा स्कार टिश्यू फार्मेशन के फेज से बाहर आ जाएंगे। 4.17 के बाद से फिर 15.60, 14.42, आफ्टर देन 11.4, 13.4, 13.2, 14.26, 14.13, 13.91, 13.11। इस बात का मतलब समझ रहे हैं ना। यही वो गलती होती है जो ज़्यादातर या फिर कुछ हमारे मरीज जो हमारे कंसल्टेशन में हैं वो उनके एंड से होती है कि वो इस चार्ट को मेंटेन नहीं करते हैं। जब चार्ट को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा अंदर क्या चल रहा है। बाय द वे, इन सारे फेज से निकलते हुए बाहर आए हम। बाहर आने के बाद आजकल की डेट में कंफर्ट वाली कंडीशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हम स्कार टिश्यू फार्मेशन को भी कम्प्लीटली स्टॉप कर लेंगे और मेडिसिन को धीरे धीरे करके स्टॉप कर लेंगे। अब होम्योपैथी के बारे में एक नॉर्मल ओपिनियन, एक मिथ को तोड़ने की बात है जो मैं इन्हीं से सुनूंगा कि ये इस ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतने दिनों से कर रहे हैं। लगभग कितने महीने हो गए बेटा इलाज करते समय? सर फरवरी में मैंने दिखाया था आपको सर। और आज की डेट में हम लोग आज अगस्त में हैं जुलाई बेटा, सर, लगभग हम लोग मान लीजिए कि 5 महीने चल पाँच चुके हैं, पाँच ठीक है ना। महीने जैसे। बेटा एक नॉर्मल होम्योपैथिक इलाज, खास करके जो हम स्ट्रक्चर का इलाज दे रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, खास करके स्ट्रक्चर के केसेस में बेटा? सर स्ट्रक्चर के केस में तो सर आप भगवान हैं। नहीं, भगवान तो नहीं नहीं है सर, हर। क्योंकि आपकी दवा सर इतनी कारगर दवा है वो, कि मतलब मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक बहुत धीमे टाइम धीमे लेती है, काम हाँ करता धीमे धीमे, लेकिन सर मुझे नहीं लगता होम्योपैथ आपकी दवा 1 से 2 दिन में रिस्पांस दिखाना शुरू कर देती है, 1 हफ्ते भी नहीं सर, 1 से 2, क्योंकि मुझे डायलेशन मैंने कराया था सर, ब्लड हुआ था, है। मुझे ज़्यादा ब्लड आ बड़ा। रहा था। और उसके साथ मतलब सोचिए कि मैं जब पहले मैं सर नहीं दिखाता था, क्लेवन 625 mg एंटीबायोटिक खाता था, तब जाके वो दर्द खत्म सेटल होती थी। होता और था, देखिए ठीक। मैंने कोई दवा नहीं, एलोपैथ की कोई दवा एंटीबायोटिक नहीं ली, सिर्फ मैं आपके ये दवा कंटिन्यू किया। और पहले ही दूसरे दिन से मुझे एकदम ब्लड भी बंद हो गया, सब कुछ सही हो गया, नॉर्मल हो गया। तो मैं सबसे कैसे कह दूं सर कि होम्योपैथिक एक हफ्ते या 15 दिन लगती है सर। थैंक यू दवा बेटा। तो सर आपकी बहुत। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी केस में अप्रोच की। इनको भी मैं दवाइयाँ 12,000 पोटेंसी की दे रहा हूँ। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हमसे पूछ सकता है 12,000 पोटेंसी क्यों? तो नो डाउट हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हर एक पेशेंट हमारे लिए स्ट्रक्चर का अलग अलग है। एक एक छोटी छोटी चीज़ पे दवा चेंज होती है और कई बार सिम्टम इतना तेज़ी से रिलैप्स होते हैं कि हर बार दवाइयाँ चेंज होती रहती है। होम्योपैथी धीमे काम नहीं करती, ये हमारी अप्रोच हो सकती है जो उसको धीमे काम करवाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट की बिलीव, और पेशेंट की बिलीव तब आती है जब उसे आराम मिलता है। हम झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हैं। हमें स्ट्रक्चर की ABCD से लेकर जेड तक मालूम होना चाहिए कि अलार्मिंग सिम्टम क्या है, कब CIC कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इनके केस में यदि हमने भी नॉर्मल होम्योपैथिक डॉक्टरों की तरह कसम खा ली होती कि CIC नहीं करवाना चाहिए, चाहे पेशेंट के साथ कुछ भी हो जाए, तो किडनी डैमेज हो जाती। यही बात समझना होता है कि मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग जब आप इस तरह की चीज़ों को डील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट। यदि मैनेजमेंट आप सही कर लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट को सही पैटर्न से अडॉप्ट करते हैं, तो नो डाउट हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर काबिल है ठीक करने के लिए। बस तजुर्बा हर पेशेंट, हर डॉक्टर टू डॉक्टर अलग हो सकता है। सो दैट्स वाई इफ़ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, बिलीव मी, सर्जरी इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़े, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलरिटी। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। देखिए सीधी सी बात है, एक वीडियो से हम सीखते क्या है? हम सीखते ये हैं कि इनके केस में हर एक दिन इस बंदे ने अपनी यूरिन चार्ट मेंटेन की है, और हम लोगों से बोलते हैं 15 दिन में एक बार कर लो, लोग नहीं करते हैं। इन्होंने हमारे हर प्रिकॉशन को, क्रेडिट मेरा नहीं है भाई, क्रेडिट उस सर अब तो पेशेंट का मुझे है, आदत बन गई है सर, उसको मैं फॉलो करने की। अभी इसको ये एकदम चार्ट से बात, बनाने की सर। चार्ट मेंटेन करने की आदत बन गई है और प्रिकॉशन को भी फॉलो करने की आदत बन गई है। इन्होंने प्रिकॉशन हमारे प्लस योगा, प्रिकॉशन में योगा योगा, प्लस प्रिकॉशन सर, वो जो ये आपने योगा बताई थी योगा मैंने सारी बताया वो सारे कर रहे हैं। ये आधे तीसरा घंटे में योगा करता हूँ सर ये सुबह तीसरा मॉर्निंग। वीडियो हमारा होगा जिसमें हम योगा को फिर से इस बात के लिए वैल्यू दे रहे हैं कि आप यदि हमारे ट्रीटमेंट के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में योगा
डाइट रेजिमाइन और रेगुलर मेडिसिन यूज़ करें, श्योरली आराम मिलता है, कुछ केसेज में जल्दी, कुछ केसेज में लेट में। इन्होंने इंटेंसिवली बहुत मेहनत करके अपनी केस को मैनेज किया है और हमारे जितने भी प्रिकॉशन हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो किया है। अब ये इनके कन्फ्यूज़न है कि सर हम ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें। मुश्किल से 15 दिन 1 महीने और इसके बाद ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, अपने काम को करते। अब मैं इनको 4 टाइम इन अ डे की मेडिसिन पे रख दूंगा और बहुत स्मूथली सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द होम्योपैथी, जिस तरीके से हम क्रॉनिक इलनेस की कंडीशन, खास करके स्ट्रक्चर जहाँ रीअकरेंस होता है, रीअकरेंस केवल स्ट्रक्चर में क्यों भाई, निमोनिया में, हेयर फॉल में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, किडनी स्टोन फॉर्मेशन में, एलोपेशिया में, उसके अलावा लाइकन प्लेनस में, सोरियासिस में, वाइट स्पॉट, जहाँ रीअकरेंस के चांसेस पूरे रहते हैं वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल में क्लेवम 625 आप 5वें दिन लेके दिखा दीजिए, ना पेट खराब होगा तो फिर हमसे बताइएगा। हार्ड डोज की एंटीबायोटिक बहुत हद तक नुकसान करती है बैक्टीरियल माइक्रोफ्लेवा पे, और वो एक अलग तरह के डिसऑर्डर पैदा कर सकती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ जिसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। वीडियो समझ में आओ तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा, जो लोग अपने मन में बैठा रखें कि स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, और जो उस डर से गुजर रहे हैं, जिनके लिए मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया, स्ट्रक्चर कभी नहीं सही होता, होम्योपैथिक दवाइयों से किडनी खराब हो जाएगी, आपका केस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बेईमानी हैं। लेकिन ये भी बात जानना जरूरी है, समय रहते इलाज करवाना शुरू कर दीजिए। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में रिस्पॉन्स बहुत लेट में मिलता है और कई बार हमें भी कुछ केसेस में सर्जरी के लिए रिकमेंड करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा में होम्योपैथी से।